अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा ये सेकेंड टॉपिक लिबरलिज़म्स के जिसमें हमने पहले देखा क्लासिकल लिबरलिज़म को टच किया था और उसके बाद आइडियलिज़म या यूटोपियन लिबरलिज़म को हम टच किया था, और जिसमें आखिरकार क्योंकि यूटोपियन जो है या लिबरलिज़म आइडियलिज़म जो है उसका इमर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, लेकिन वो 1930s एंड 20s में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से वो उसकी अहमियत इतनी नहीं रही, और इस तरह रियलिज़म जो है वो एक दोबारा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर वो डोमिनेंट रहा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गए जी। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई 1939 टू 1945 तक, ठीक है। और इस दौरान क्योंकि जंग की वजह से जो रियलिस्ट अप्रोच था वो उसके ऊपर रियलिस्ट डोमिनेट कर गए और डोमिनेंट रहा वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि उनका था कि पॉलिटिक्स पावर ही कुछ है और सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पे ही होता है ये कोऑपरेशन और इस तरह के जो आइडियाज़ दिए थे लिबरलिस्ट ने, यूरोपियन लिबरलिस्ट ने, तो वो उसकी अहमियत नहीं रही। और आफ्टर 1945 में यानी जंग वर्ल्ड वॉर के बाद 2 के बाद एक कोल्ड एरा स्टार्ट होता है, और कोल्ड वॉर एरा में जो जंग जो जो एक क्लेश रही यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के दरमियान, ठीक है। और उस दौरान इसी दौरान 1950s 60s 70s में कुछ और भी अच्छे काम हमें नज़र आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और स्पेशली कंसर्न ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में जो एक उनकी डेवलपमेंट की वजह से किसी हद तक जो रियलिस्ट अप्रोच थे या हम लिबरलिस्ट अप्रोच थे, दोबारा उसका एक इमर्ज होता है। अब लिबरलिस्ट अप्रोच को एक कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स मिल जाता है ताकि वो अपने उस आइडियाज़ को दोबारा रिव्यू करे जो पहले अर्लियर लिबरलिज़म से लिए थे, तो उसको एक रिवाइवल की तरफ वो ले जाता है कि किस तरह देखो जंग के दौरान भी आप जंग भी कर ले, लेकिन कोऑपरेशन ज़रूरी है, और कोऑपरेशन के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। क्योंकि हमने देखा जंग हुई, जंग के बाद रियलिस्ट ने कहा था कि अब दुनिया में वार ही सब कुछ है, सेल्फ इंटरेस्ट कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्हीं दो के दौरान कोल्ड वार के दौरान ही ये कोऑपरेशंस नज़र आता है, कम्युनिकेशन नज़र आता है। तो ये आइडियल लिबरल्स के लिए कुछ अच्छे पॉइंट थे। तो इन्हीं जो ग्रुप्स थे, इन्हीं अप्रोच को हम उसको न्यू लिबरलिज़म्स कहते हैं कि बेसिकली वो ओल्ड अप्रोच से ही कुछ उन्होंने आइडियाज़ लिए थे, और कुछ इस दौरान क्योंकि दोबारा इसका एक इमर्ज हुआ था, तो इस स्कूल ऑफ थाट को हम न्यू लिबरलिज़म्स या न्यू लिबरलिस्ट अप्रोच कहेंगे। तो न्यू लिबरल्स shared old liberal ideas about the possibility of progress and change, but they repudiate आइडियलिज़म्स, ठीक है। उन्होंने आइडियलिज़म्स को इतना इस हद तक नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कुछ हकीकत को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। They also strive to formulate the theories and apply new methods which are scientific. In 1950s, a progress of regional integration was setting under the way in Western Europe, which caught the attentions and imaginations of new liberals. ठीक हो गया। By integration यानी we refer to particularly intensive form of international cooperation, क्योंकि ये रियलिस्ट का मानना था कि वहाँ पे एक इंटरेस्ट और वार और पॉलिटिक्स की बात की थी और सेल्फ इंटरेस्ट की बात थी, सेल्फ हेल्प की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हमें उस दौरान 1950s के बाद कुछ इंटीग्रेशंस कोऑपरेशन नज़र आता है। तो ड्यूरिंग 1950s एंड 60s वेस्टर्न यूरोप और जापान जो है डेवलप मेस कम्युनिकेशंस वेलफेयर स्टेट्स एज डेवलप्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स हैड डन ऑलरेडी बिफोर द वॉर. Their development and entailed at the higher level of the trade, communications, cultural exchange, and other relations and transactions across the border. This provide the basis of, ठीक है। इस तरह फिर जो न्यू रिलिस्ट के लिए क्या बेसिस मिल गए, इस तरह मोस्टली 4 पॉइंट्स, ये 4 टाइप्स के हमें लिबरलिस्ट अप्रोच मिलेंगे, जिसमें आप सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म देखेंगे, इंटरडिपेंडेंस, कम्प्लेक्स और रिपब्लिकन लिबरलिज्म्स।
तो ये थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे. दिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म्स, a strand of new liberal thinking which emphasizes impact of these expanding cross border activities. ठीक है. क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, कुछ जिद्दत की वजह से, कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट की वजह से, नेटवर्किंग वजह से, जब ये रिलेशन जो है वो क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गया. इन 1950s Karl and his associate argued that such interacting activities help create common values and identities among people from different states and paved the way for peaceful and cooperative relations by making war increasingly costly and thus most unlikely. ठीक हो गया. इस तरह रिलेशन से क्या होगा, स्टेट के दरमियान, लोगों के दरमियान एक कोऑपरेशन बढ़ेंगे और इस तरह वार जो दूसरे जो चीज़ें थी, यानी जो रियलिस्ट अप्रोच के, वो उसकी अहमियत कम होगी, वो डिक्रीज होंगी. और दे आल्सो ट्राई टू मेजर द इंटीग्रेशन फिनोमेना साइंटिफिकली. In the 1970s, Robert Koene and Joseph Nye further developed such ideas. Okay? They argue that relationship between Western states, including Japan, are characterized by complex interdependence. There are many forms of connection between the societies, in addition to the political relations of government, including transnational links between the business corporations. अब ये महदूद नहीं रहा, अब ये इतनी कम्प्लेक्स हो गए कि इन रिलेशंस में बहुत सारे चेंजेस आ गए, और वो सिर्फ स्टेट नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ फील्ड में रिलेशंस ताल्लुकात कायम हुए. देयर इज़ आल्सो एन एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज़, यानी मिलिट्री सिक्योरिटी डज नॉट डोमिनेटेड द एजेंडा एनीमोर. ठीक है, पहले ये था कि आपके मिलिट्राइजेशन, पावर, पॉलिटिक्स की बात करते थे, लेकिन अब यहाँ पे मिलिट्री इनकी अहमियत कम हो गई. मिलिट्री फोर्स इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. Complex interdependence portrays a situation that is radically different from the realistic picture of international relations. In Western democracies, for example, there are other actors besides states, and violent conflict clearly is not for their international agenda. We can call this form of neoliberalism interdependence liberalism. ठीक है, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यू लिबरलिस्ट अप्रोच के अगर हम उसके एजेंडा कहें या उसके पॉइंट्स कहें, तो ये इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म कहेंगे. रॉबर्ट कोहेने और जो जोसेफ नाय जो है आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स इन दिस लाइन ऑफ थिंकिंग. तो बेसिकली ये क्या थे, ये सिर्फ मिलिट्री या उस पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि बहुत सारे और जो इश्यूज़ थे, पॉइंट्स थे, या उनके दरमियान रिलेशंस ताल्लुकात कायम हुई, तो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट्स थे. तो इस तरह ताल्लुकात की वजह से दुनिया में वो जो वार की अहमियत कम हो गई. व्हेन देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, जब इस तरह इतनी हद तक इंटरडिपेंडेंस हो, स्टेट विल ऑफन सेट अप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू डील विद कॉमन प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है जब वो स्टेट सिर्फ स्टेट खुद ही उसको पॉसिबल नहीं था कि आप उसको संभाल सके, तो इतने कम्प्लेक्स सिचुएशन में, यानी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस हो, तो स्टेट भी कुछ इंस्टीट्यूशन चाहते थे कि और भी बनाए ताकि ताल्लुकात को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे. सो अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज बाय द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंस्टीट्यूशंस कैन बी फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, EU, Organizations for Economic and Regional Cooperation, Development, ठीक है, OECD, and others, etc. They can be less formal setups of agreement, often called regimes, which deal with common activities and issues. ठीक है, such is argument about shipping, aviation, communication, environment, etc. बहुत सारे. ठीक है, ये इन इश्यूज़ को ये एड्रेस किया इन ऑर्गेनाइजेशंस ने. और वी कैन कॉल दिस फॉर्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म, इस फॉर्म लिबरलिज्म को क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहेंगे.
जिसमें रॉबर्ट कोहेन और ओरन योंग आर द मोंथ आर अमोंग द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू दिस लाइन ऑफ थिंकिंग। ये तीसरा इम्पोर्टेंट लिबरलिस्ट जो न्यू लिबरलिस्ट थिंकिंग अप्रोच की वो थे, एक स्टैंडर्ड थे, एक पार्ट था वो भी। इसी तरह अब जो फोर्थ एंड फाइनल स्ट्रैंड ऑफ न्यू लिबरलिज्म क्या थे, वो रिपब्लिकन रियलिज्म कहा जाता है उसको। पिकअप्स ऑन द सेम डेवलपमेंट इन अर्लियर लिबरल thinking. It is the idea that liberal democracies enhance peace because they don't go to war against such each other। ठीक है, ये लिबरल ने भी कहा था शुरू में, आइडियलिज्म ने भी, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इस तरह की डेमोक्रेसी जो है कभी भी एक दूसरे के साथ जंग में नहीं जाएंगे। It has been strongly influenced by the rapid spread of the democratization in the world after the end of the Cold War, especially in the former Soviet satellite countries in Eastern Europe, as influential versions of the theory of democratic peace was set up forth by the Michael Dowley. Dowley finds that the democratic peace is based on the three pillars. The first is peace conflict resolutions between democratic states, and second is common values among democratic states, a common moral foundations. The final pillar is economic cooperation among democratic states। इन बुनियाद पे, इन पिलियर्स की बुनियाद के ऊपर आप नहीं कह सकते कि एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो है वो अपने उस पीस को ख़राब करेंगे, या कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ख़राब करेंगे, इकोनॉमिक लॉस के लिए वो किसी के साथ जंग करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्राइजेशन से ही पॉसिबल है कि वो पीस क्रिएट करे। So these different strands of neoliberalism are mutually supportive in providing an overall consistent argument for the more peaceful and cooperation international relations। ठीक है, ये इनके जो पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स जो चार हमने जिक्र किया, ये बेसिकली इन सब को मिला के वो चाहते थे कि दुनिया में पीस एंड कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस कायम करें। ठीक है, दे कंसिक्वेंटली स्टैंड एज अ चैलेंज टू रियलिस्ट एनालिसिस ऑफ IR। और especially in 1970s में there was a general feeling among IR scholars that neoliberalism was on the way to becoming dominant theoretical approach in the discipline। ठीक है, इवन आपको देखें ये कोल्ड वार तो चल रहे थे, लेकिन 1970s में इन बुनियाद के ऊपर, इन कंडीशंस की बुनियाद पर, यानी आपकी इकनॉमिक और ट्रेड और कम्युनिकेशंस में एडवांसमेंट के बाद किसी हद तक लिबरल्स अप्रोच जो है, न्यू लिबरल्स अप्रोच जो है वो डोमिनेट रहे। लेकिन क्या हुआ, बट फार्मूलेशंस ऑफ रियलिज्म्स बाय केनेथ वॉट्स, जो हमने रियलिस्ट अप्रोच में पढ़ा था कि उन्होंने जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म्स का जो अप्रोच दिया था कि आपकी बेसिकली जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो डेट इज़ द आपकी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इस तरह उन्होंने एक थ्योरी दिए थे। तो वंस अगेन स्ट्राइप द बैलेंस टुवर्ड्स द रियलिज्म, इस तरह फिर दोबारा जो इनका एक होपफुल था कि ये एक डोमिनेंट थ्योरी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो फिर दोबारा किसी हद तक बैलेंस जो है वो रियलिज्म की तरफ चले गए।